गुड मॉर्निंग। मैं रोजी छाबड़ा, पीजीटी बायोलॉजी, जीजीएचएस हसनपुर नू से। आज हम क्लास 9 कक्षा 9वीं के अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम स्वास्थ्य, रोग तथा स्वास्थ्य में अंतर, रोग के लक्षण तथा चिन्ह और रोग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। मतलब हमारे शरीर की मूलभूत इकाई कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं से ही अंग, उत्तक और अंग बने हैं। यह अंग और उत्तक अपना विशिष्ट कार्य करते हैं, स्पेशल काम करते हैं। मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है और हर कार्य को करने के लिए एक स्पेशल उत्तक या आप कह लीजिए टिश्यू या ऑर्गन प्रेजेंट है और ये ऑर्गन्स मिलकर फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। जैसे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, इस तरीके से किडनीज का काम है ब्लड को फिल्टर करके मूत्र बनाना या यूरिन बनाना, और जो हमारा ब्रेन है वो हमारे पूरे शरीर के कार्यों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यदि किसी कारण से हमारे शरीर की क्रियाशीलता, मतलब कि किसी भी अंग की क्रियाशीलता पे कोई असर पड़ता है तो वह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। पर क्या स्वास्थ्य सिर्फ हमारे शरीर की, हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग तक सीमित है? तो ऐसा नहीं है। एक जीव के अच्छे जीवन यापन के लिए ये जरूरी है। एक जीव के अच्छे जीवन यापन के लिए ये जरूरी है कि उसके सभी अंग तरीके से कार्य करें। ये इम्पोर्टेंट है, पर इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो अपने परिवेश के अनुकूलित हो तथा लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। According to World Health Organization, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of diseases or infirmity। मतलब कि हमारी जो हेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि क्या हम फिजिकली फिट है, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हम मेंटली और सोशली फिट है या नहीं। स्वास्थ्य के 3 आयाम है, मतलब कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, जिन्हें हम हेल्थ ट्रायंगल की मदद से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ हेल्थ ट्रायंगल, जिसे वेलनेस ट्रायंगल भी कहते हैं, एंड इट इज अ मेजर ऑफ आवर बॉडीज ओवरऑल वेलबींग। मतलब कि ये जो 3 साइड्स हैं इस ट्रायंगल के, ये तीनों साइड्स एक ऑप्टिमम कंडीशन में होने चाहिए, बैलेंस में होने चाहिए एक दूसरे के साथ और एफिशिएंट होने चाहिए, तभी हम ये कहेंगे कि पर्सन जो है वह completely healthy है। A person is considered healthy if all the 3 sides are balanced and at optimal state। तो अब हम इन तीनों आयामों को समझते हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की स्थिति को दर्शाता है जिसमें शरीर की संरचना, विकास, कार्य प्रणाली और रख रखाव शामिल होते हैं। Physical health deals with our body's ability to function normally and how well it is operating। like हम functional normally की बात करते हैं तो मतलब कि हमारा एज के अकॉर्डिंग हमारा हाइट वेट सही हो, इसके अलावा हमें किसी हम बहुत जल्दी बीमार ना पड़ते हो, हमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, हम अपने काम सभी अच्छे से कर सकें, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल ठीक हो, तो ये सब चीजें आती हैं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक लचीलेपन से है, जो अपने जीवन में निराशा और उदासी की स्थितियों में जीवित रहने के लिए भी सक्षम बनाता है। देखिए, टाइम सबका एक सा हमेशा नहीं रहता है। कभी हमारे पास ऐसा भी कोई दिन आता है जिस दिन हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो क्या ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, तो दे आर काइंड ऑफ इंडिकेटर्स कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है। सो अ पर्सन को हम
हेल्दी मानने के लिए एक ये फैक्टर भी बन जाता है कि वो प्रॉब्लम्स के टाइम पे भी घबराता ना हो, उनका ब्रेवली सामना करे, जल्दी से मुसीबतों से हार ना माने। तो ये सब भी चीजें भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ में आती हैं। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड बाय द बाय World Health Organization is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life. मतलब वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो भी मुश्किल परेशानियां आती हैं उनके साथ वो इजीली डील कर सके, can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community, और वो बहुत अच्छा काम करते हुए अपनी समुदाय में भी अपना कुछ योगदान दे। मेंटल हेल्थ फोकसेस ऑन आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं, हमारे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज आवर एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स दैट आर नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब ये इस बात पे भी निर्भर करती है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स और दिक्कतों से कैसे डील करते हैं। व्यक्ति की उसके समाज और दूसरे लोगों के साथ व्यवहार और संबंध बनाने की क्षमता उसके सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। मीन्स कि आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपका बाहर सोसाइटी में आपका जो उठना बैठना है या जो कहें हम व्यवहार है लोगों के साथ, वो कैसा है, अच्छा है या ठीक है, या बिल्कुल आप किसी से बातचीत ही नहीं करते हैं। सो इट डिपेंड, ये भी हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। Social health involves one's ability to form satisfying interpersonal relationships with others. It also relates to the ability to adapt comfortably to different social situations and act appropriately in a variety of settings. मीन्स कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग जो है बिल्कुल भी अपने सराउंडिंग्स को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। दिस इज अगेन नॉट गुड, बिकॉज अगर आप किसी वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, तो इट विल इफेक्ट योर हेल्थ। लाइक हमने देखा था हेल्थ ट्रायंगल में, तो हेल्थ ट्रायंगल में सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों से कनेक्टेड है, राइट। सो अगर आपकी सोशल हेल्थ अच्छी नहीं है तो इट विल इवेंचुअली, मतलब ये धीरे धीरे ऐसे आपकी फिजिकल हेल्थ को भी खराब करेगा और आपकी मेंटल हेल्थ। लाइकवाइज अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो धीरे धीरे वो आपके सोशल रिलेशनशिप्स को भी खराब करेगा, आपके बॉडी की फंक्शनिंग को भी खराब करेगा। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जो है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी ठीक नहीं है तो उस कंडीशन में आपकी हेल्थ पे बुरा प्रभाव आ सकता है। इसके लिए जो हमारा पर्यावरण है वो कैसा होना चाहिए, जो हमारी सराउंडिंग्स है वो स्वच्छ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, सभी को शुद्ध जल एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध होना चाहिए, संक्रमण रोधी व्यवस्था होनी चाहिए। मीन्स अब जैसे आज कोविड-19 के इस टाइम में हमें सेफ्टी मेजर्स लेने को कहे जा रहे हैं, वो इसीलिए कहे जा रहे हैं ताकि हमसे वो डिजीज कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो। इसी के अलावा ये तो हो गई इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात। इसी तरीके से भय और भ्रम मुक्त समाज होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मेंटल हेल्थ को और सोशल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सो इन्फेक्शियस डिजीजेज, जो संक्रामक रोग हैं, उनको फैलने से रोकने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं जिन्हें हम 5 F से जानते हैं। पहला है फ्लूइड्स, मतलब कि जो हमारा पेयजल है, पीने का पानी है, उसे हमें सुरक्षित करना चाहिए तथा उसे यूज करने से पहले उसको बॉईल कर लेना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि फिल्टर करना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह के डिजीज स्प्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स ना हो। इसी तरीके से नेक्स्ट है फिंगर्स। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा अपने हाथ धोइए। इसी तरीके से टॉयलेट यूज करने के बाद भी अपने हाथ हमें जरूर वॉश करने चाहिए। लाइकवाइज फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, में कचरे के आसपास जो मक्खियाँ पाई जाती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपना खाना हमेशा ढक कर रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बाहर का खाना हम
ना खाएं। फील्ड्स मतलब कि खेत, वहां पे जो हमारे सब्जियां उगती है, खाना भोजन मतलब जो हमारा अनाज उगता है, उसे कंज्यूम करने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह के कीटाणु या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स ना रहें। और ओपन में डिफेसिएशन मीन्स खुले में शौच नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है फ्लड्स। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि नदी का पानी जो है वो खड़ा ना रहे, क्योंकि खड़े पानी में मच्छर पनपते हैं जो कि डिजीजेस स्प्रेड करते हैं, रोगों को फैलाते हैं। रोग रोग हमारी शारीरिक संरचना में कमी या व्याधि है। A disease is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all parts of an organism. अंग्रेजी शब्द डिजीज का अर्थ है बाधित आराम, मतलब कि डिस ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, डिस प्लस ईज। DIS डिस का मतलब है बाधित और ईज EASI ईज का अर्थ होता है आराम। या हम कह सकते हैं कि डिजीज क्या है, बाधित आराम या असुविधा। रोग की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ है। देखिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो स्वास्थ्य है उसके 3 आयाम है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। सो अगर सिर्फ व्यक्ति को डिजीज नहीं है तो वो फिजिकली फिट है, बट सिर्फ फिजिकली फिट होना, फिजिकली हेल्दी होना में हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्सन जो है, व्यक्ति जो है वो कंप्लीटली हेल्दी है या स्वस्थ है। हम उसे स्वस्थ कब मानेंगे, जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों रूपों में, तीनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वो हेल्दी होगा और तीनों उसके फैक्टर्स में एक बैलेंस बना हुआ होगा। सो रोगों की अनुपस्थिति का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप जो है वो हेल्दी है। उसका अर्थ ये है कि आप फिजिकली फिट है। रोग तथा इसके कारण, जैसे हमने पढ़ा कि रोग जो है वो किस कारण से होते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो दैट इज डिजीज या रोग। अ डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज पैथोजेंस और इंटरनल डिसफंक्शन। तो डिजीज जो है वो 2 कारणों से होता है। पहला कारण तो है सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। वह सूक्ष्म जीव जिनके जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम रोग कारक या पैथोजेंस बोलते हैं। और दूसरा कारण होता है इंटरनल डिसफंक्शन, कि मान लीजिए आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन ही है जिसकी फंक्शनिंग खराब हो गई है, तो उसको, तो ये भी एक कारण बनता है रोग उत्पन्न होने का। तो रोगों के कारण तो हम समझ गए कि या तो एक्सटर्नल फैक्टर होगा, बाहरी कारण, या इंटरनल फैक्टर होगा कि अंदर किसी अंग की फंक्शनिंग में, क्रियाशीलता में कोई परेशानी आ रही है या उसके संरचना में कोई परेशानी आ गई है। पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कोई रोग हुआ है, तो उसके लिए है रोग के लक्षण तथा चिन्ह। जब किसी व्यक्ति को शरीर में परेशानी होती है और वह अपने शरीर में बदलाव महसूस करता है, ये बदलाव लक्षण कहलाते हैं। मीन्स जब कभी भी मान लीजिए हमें कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों को अनईजीनेस फील होने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो गई, उल्टी आ गई, चक्कर आ रहे हैं, जुकाम हो गया, खांसी हो गई या बुखार हो गया, या सर में दर्द हो रहा है या बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है, तो मीन्स हमको इंडिकेशन मिलने लग जाता है कि समथिंग इज नॉट राइट विद आवर बॉडी, कुछ तो है जो हमारे शरीर के साथ ठीक नहीं है। तो यही बदलाव जो है ये लक्षण है, ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी के या स्पेसिफिक उस ऑर्गन की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अ सिम्टम इज सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ डिजीज रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। लक्षण पीड़ित व्यक्ति द्वारा महसूस किए जाते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लक्षण जो है वो हमारे द्वारा अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। सो वो एग्जैक्टली पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि कौन सा डिजीज है,
बट हाँ वो हमें ये जरूर बता देते हैं कि समथिंग इज नॉट राइट विद द बॉडी, कुछ तो है जो हमारे शरीर की क्रियाशीलता को बाधित कर रहा है। दूसरी तरफ चिन्ह जो साइंस है वो बीमारी की शारीरिक अभिव्यक्ति होते हैं। शारीरिक अभिव्यक्ति का अर्थ है कि वो हमारी बॉडी पे धीरे धीरे अपीयर होने लग जाते हैं। अ साइन इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेस दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय अ फिजिशियन। मीन्स ये ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है, जैसे मैंने बताया ये अभिव्यक्ति है और इनको डॉक्टर देखते हैं। डॉक्टर इन चिन्हों से बीमारी का पता लगाते हैं। यह देखे जा सकते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन्स हैं। इसके अलावा जैसे तो देन टाइप्स ऑफ डिसीजेस पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस में पहला टाइप हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, उनके काल के बारे में, कितने समय तक वो डिजीज या रोग हमें इफेक्ट करता है, इस पर निर्भर करता है। तो समय अवधि के अनुसार दो प्रकार के रोग होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग एक्यूट डिजीजेस, जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें तीव्र रोग कहते हैं। इनका स्वास्थ्य पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही कम समय तक रहते हैं, इसीलिए हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। एक्यूट डिजीजेस अकर सडनली, एक तो वो अचानक से होते हैं, हैव इमीडिएट और रैपिडली डेवलपिंग सिम्टम्स, इनके सिम्टम्स भी बहुत जल्दी से डेवलप करते हैं, मतलब जो लक्षण है बहुत जल्दी दिखते हैं, एंड आर लिमिटेड इन ड्यूरेशन, और बहुत ही कम समय के लिए ये रोग जो है वो रहते हैं। ये शरीर के कुछ ही अंगों को प्रभावित करते हैं और ये शरीर के एक या दो अंगों या तीन अंगों, इससे ज्यादा अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे कि खांसी है, बुखार है, दस्त है। तो ये फॉर बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, ठीक, और इनका बॉडी के ऊपर बहुत इन जनरल बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं रहता है। देन दीर्घकालिक रोग, क्रॉनिक डिजीजेस, यह रोग लंबी समय अवधि तक रहते हैं। यह शरीर के आंतरिक भागों को प्रभावित करते हैं। क्रॉनिक डिजीजेस आर लॉन्ग लास्टिंग, दे डेवलप एंड पोटेंशियली वर्सन ओवर टाइम। एक तो क्योंकि इनके जो लक्षण है ना बहुत धीरे धीरे डेवलप करते हैं, दे एडवर्सली अफेक्ट हेल्थ, दे कैन बी कॉज्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। और ये जो दीर्घकालिक रोग है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब पैथोजेंस या हम कहें रोग वाहकों से भी हो सकते हैं या इंटरनल फैक्टर्स के कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए क्षय रोग यानी टीबी, मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा आदि, ये सब क्रॉनिक डिजीजेस हैं। दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता, क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ, क्योंकि दीर्घकालिक रोग लंबी अवधि तक बने रहते हैं और शरीर के कई अंगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अ क्रॉनिक डिजीज लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड एडवर्सली इफेक्ट various organs of the body. They have negative effect on health of a person. क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारे बहुत सारे अंगों को प्रभावित करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। ना ही फिजिकली, ना केवल फिजिकली, मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही प्रभाव नहीं डालते, ये हमारे मेंटल हेल्थ पे भी प्रभाव डालते हैं और सोशल हेल्थ पे भी प्रभाव डालते हैं। इनका एग्जाम्पल लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट अटैक्स लंग्स। ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करता है और उसके साथ साथ में हमारी किडनी पे, स्पाइन पे और ब्रेन पे भी बुरा प्रभाव डालता है। तो देखिए कितने मेजर ऑर्गन्स को इसने इफेक्ट किया। देन दो टीबी की कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन और टीबी का डिजीज। It is an airborne disease. It spreads when a person infected by TB coughs, speaks and or sings. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो chronic diseases हैं वो external factors यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण भी हो सकते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण डिजीजेस होते हैं वो कम्युनिटी में स्प्रेड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया मैंने आपको, ये एयरबॉर्न डिजीज है।
तो जब भी आप मतलब जो टीबी का पेशेंट है खांसता है या बोलता है या गाना गाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके मुंह से, उसके नाक से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है और वो एयर में स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण वो दूसरे हेल्दी पर्सन तक भी पहुंच जाता है। लाइकवाइज डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह जो है, ये रोग संक्रमणीय नहीं है, ये कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं होता है। इसके दो कारण बनते हैं। इट इज अ chronic disease that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin or when the body cannot effectively use the insulin it produces। मतलब कि इसके दो कारण हैं, इसके दो टाइप्स हैं। एक तो कि या तो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, या दूसरा जब इंसुलिन बन रहा है उसे हमारी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है। देखिए पहले बताते हैं पेनक्रियाज क्या है और इंसुलिन क्या है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक ग्रंथि है जिसे पेनक्रियाज कहते हैं, ग्लैंड है ग्रंथि, जिसे पेनक्रियाज कहते हैं और हिंदी में हम उसे अग्न्याशय बोलते हैं। ये ग्रंथि जो है ये एक हार्मोन बनाती है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, और इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। मतलब जैसे हमने खाना खाया तो हमारे ब्लड के अंदर डाइजेशन, खाने के डाइजेशन के बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट सारा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो उस इंक्रीज हुए लेवल को इंसुलिन जो है ऑप्टिमल लेवल, मतलब एक सही लेवल पर लेकर आता है ताकि वो ग्लूकोज हमारे ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। तो अगर या तो पेनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बन रहा है या हमारी बॉडी प्रोड्यूस हुए इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है। और अगर ये डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहे, नियंत्रण इस पे ना पाया जाए, तो समय के साथ साथ इसके हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरे इफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे ये हमारी नर्व्स को डैमेज कर देती है, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर जाती है, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है जिसके कारण हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं, किडनी में भी ब्लॉकेज होता है, यूरिन में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाता है जिसके कारण धीरे धीरे किडनी फेलियर हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो जाता है, हार्ट अटैक्स का खतरा बढ़ जाता है। इवन ये हमारी बॉडी में हमारे लिम्स तक ब्लड सप्लाई भी रुकती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होने के कारण, जिसके कारण एक स्टेट ऐसे भी आती है जब हाथ या पैरों को काटना पड़ता है। और इसके अलावा एक बहुत और सीरियस डैमेज वो है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। सो डायबिटीज भी एक क्रॉनिक डिजीज है और इसका ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग पे बहुत एडवर्स इफेक्ट है। रोग के कारण, कॉजेज ऑफ डिजीज। रोग होने के कई कारण बनते हैं जैसे दूषित जल, वायु, भोजन, कुपोषण, आनुवांशिक भिन्नता, गलत जीवन शैली। तो ये इन कारणों में फिर दो तरह के कारण बने। एक तो इमीडिएट यानी कि तात्कालिक कारण, और दूसरा है सहायक कारण, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, जो उनको हेल्प करते हैं डिजीज को डेवलप करने में। रोग के प्रकार, संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब हम जो रोगों के प्रकार पढ़ रहे हैं वो हम उनके समुदाय में फैलने के आधार पे और कह सकते हैं तात्कालिक कारणों के आधार पर पढ़ रहे हैं। वह रोग जिनके तात्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। यह रोग समुदाय में जल, वायु, भोजन तथा दूसरे जीवों की सहायता से फैलते हैं। Diseases that spread from one person to another are called communicable diseases या infectious diseases. They are usually caused by microorganisms called pathogens. उदाहरण ले हम तो कोविड-19 जो इस टाइम पे बहुत वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड हुआ है, मलेरिया, डेंगू, पोलियो आदि। रोगवाहक वह प्राणी है जो संक्रामक रोगों को एक रोगी से निरोगी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। Vectors are organisms that carry a pathogen, disease causing microorganism. Pathogen क्या होता है? Disease causing microorganism को हम pathogen बोलते हैं. From the host to a recipient
without getting infected. Example, mosquitoes. इसी के साथ हम कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कोविड-19 जो एट प्रेजेंट पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, इट इज कॉज्ड बाय अ सिवियर acute respiratory syndrome coronavirus 2. Virus is transmitted mainly via respiratory droplets and aerosols when sneezing, coughing or interacting with others in close proximity. ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से कम्युनिटी में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स की वजह से फैल रहा है। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, खांसता है या दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स हमारी कम्युनिटी में फैल जाते हैं। Other people can catch COVID-19 when the virus gets into their nose, eyes or mouth. The virus can also spread after infected people sneeze, cough or touch surfaces or objects, doorknobs and handrails. मतलब कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, खांसता है या सरफेस को टच कर रहा है या हैंड रेल्स को या डोर नॉब्स को, तो वो वायरस को वहां पर फैला रहा है। और अगर कोई दूसरा पर्सन उन चीजों को टच करता है तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इस वायरस का इंक्यूबेशन टाइम जो है, इंक्यूबेशन टाइम होता है कि वायरस जब बॉडी में एंटर हुआ और उसके बाद जो उसने डिजीज के सिम्टम्स डेवलप करना स्टार्ट हुए, तो इस वायरस का इंक्यूबेशन टाइम जो है वो 2 से 14 दिन का है। सिम्टम्स, कोविड-19 के जो मेजर सिम्टम्स है वो है फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, सोर थ्रोट। जो कम देखे गए सिम्टम्स है, लेस कॉमन सिम्टम्स है, वो है हेडेक, डायरिया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, रैशेज ऑन स्किन, डिसकलरेशन ऑफ स्किन। और इसके अलावा जो बहुत सीरियस सिम्टम्स है जिसके बाद आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही है, वो है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चेस्ट पेन। मीन्स के मेजर सिम्टम्स के साथ या लेस कॉमन सिम्टम्स के साथ अगर आपको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम है और चेस्ट पेन भी हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए हमारे पास हमें जो गाइडलाइंस मिली हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की, उन्हें फॉलो करना चाहिए और जो बहुत ही आसान भी है, जैसे क्लीन योर हैंड्स ऑफन यूजिंग सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड हैंड। अपने हाथों को समय समय पर साफ करते रहिए साबुन की मदद से, या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पास एक सैनिटाइजर रखें। इसके अलावा बाहर जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें, अपना मास्क पहनकर रखें, अपने आईज, नोज और माउथ को अननेसेसरी टच ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम से फीवर, कफ हो रहा है और उसके साथ में सांस लेने में परेशानी है, तो जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन लें, मीन्स डॉक्टर को कंसल्ट करें। असंक्रामक रोग, अब हम डिस्कस करते हैं असंक्रामक रोगों को, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। वह रोग जो संक्रामक कारणों के कारण नहीं होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। मीन्स क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों के कारण नहीं होते, इसलिए ये समुदाय में नहीं फैलते। Diseases that cannot spread from one individual to another are called non-infectious या non-communicable diseases. These diseases are not caused by pathogens. इनके कारण आंतरिक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो कॉजेज होते हैं डिजीज के, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो असंक्रामक रोग है वो इंटरनल डिसफंक्शन के कारण होते हैं। पेप्टिक 1 तथा नोबेल पुरस्कार, पेप्टिक अल्सर्स एंड नोबेल प्राइज, जो हमारा आमाशय है उसके अंदर अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को, कीटाणुओं को मार देता है। और दूसरा जो एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भोजन के पाचन में। पर अगर इसी अम्ल की बहुत ज्यादा मात्रा में
प्रोडक्शन होने लग जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में ये बने, तो ये हमारे पेट में जलन भी कॉज करता है। पेट में हमारी ग्रसिका मतलब ईसोफेगस में भी जलन करता है और अनईजीनेस कॉज करता है, जिसको एसिडिटी भी बोल देते हैं। तो एक डिजीज देखा गया है, जो ऑस्ट्रेलियाई रोग विज्ञानी थे रॉबिन वॉरेन ने, उन्होंने देखा कि कई लोगों के यहाँ आमाशय में छाले हो गए, उनके स्टमक्स में अल्सर हो गए। तो और वो अल्सर्स क्यों हुए? क्योंकि उनके स्टमक में बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा था। तो उन्होंने उसको खोज करना स्टार्ट किया और उनके साथ उनको असिस्ट किया बेरी मार्शल ने। तो जब इन लोगों ने काफी स्टडी किया तो दे फाउंड अ बैक्टीरिया, उन्हें एक बैक्टीरिया मिला स्टमक के अंदर जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये पेप्टिक वर्ण का कारक जीव है। एक टाइम पे ये जो पेप्टिक वर्ण थे, पेप्टिक अल्सर्स थे, इनको क्रॉनिक डिजीज माना जाता था क्योंकि इनका इलाज बहुत लंबा चलता था और कई बार ऐसा भी हो जाता था कि इलाज पूरा नहीं हो पाता था। और इस खोज के बाद मतलब जब उन्होंने ये पाया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इस डिजीज का कारक है, तो उन्होंने उसके लिए फिर मेडिसिन भी डेवलप की। तो इस वजह से अब ये डिजीज जो है बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं रह गया है और इसका इलाज भी पॉसिबल हो पाया है। इस खोज के लिए मार्शल और वॉरेन को शारीरिक विज्ञान तथा औषधि में के फील्ड्स में सन 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? उत्तर, WHO के अनुसार स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। प्रश्न नंबर 2, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताएं। उत्तर, अच्छा एवं संतुलित आहार, उचित जैविक एवं भौतिक वातावरण अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां हैं। प्रश्न नंबर 3, रोग कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, समय अवधि के आधार पर रोग 2 प्रकार के हैं, तीव्र रोग तथा दीर्घकालिक रोग। और कारक के आधार पर रोग 2 प्रकार के हैं, संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग। प्रश्न नंबर 4, पेप्टिक वर्ण का कारक कौन सा सूक्ष्मजीव है? इसकी खोज किसने की? उत्तर, पेप्टिक वर्ण का कारक जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। इसकी खोज 2 ऑस्ट्रेलियाई विज्ञानियों रॉबिन वॉरेन तथा बेरी मार्शल ने की थी। प्रश्न नंबर 5, अंतर स्पष्ट कीजिए। ए, तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग यह कम अवधि तक रहता है, यह शरीर के कुछ अंगों को प्रभावित करता है, यह सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। उदाहरण के लिए खांसी, बुखार, दस्त। दीर्घकालिक रोग यह लंबी अवधि तक रहते हैं, ये शरीर के अधिकांश अंगों को प्रभावित करते हैं, यह सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए क्षय रोग, मधुमेह, कैंसर आदि। बी, रोग के लक्षण तथा चिन्ह। लक्षण, जब किसी व्यक्ति के अंदर कुछ शारीरिक परेशानी होती है और अब वह अपने शरीर में कुछ परिवर्तन देखता है, वह लक्षण कहलाते हैं। लक्षण पीड़ित व्यक्ति द्वारा महसूस किए जाते हैं। चिन्ह, चिन्ह किसी बीमारी की शारीरिक अभिव्यक्ति होते हैं, ये देखे जा सकते हैं। डॉक्टर चिन्हों के आधार पर ही बीमारी का पता लगाते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्या हमारा पर्यावरण और सामाजिक परिस्थितियां हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? उत्तर, हाँ, हमारा पर्यावरण और हमारी सामाजिक परिस्थितियां हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के सामाजिक पहलू का निर्माण करती है। और जैसा हमने हेल्थ ट्रायंगल में देखा था कि हमारे जो स्वास्थ्य के 3 आयाम हैं, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वास्थ्य, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए अगर हमारा इनमें से कोई एक भी खराब होगा तो वह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करे। आज के लिए
हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू। धन्यवाद।